तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के ए क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट पार्ट 2, जिसमें कि रहने वाले हैं आगामी परीक्षाओं में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, महाजनपद काल में अवंतीपुर किस राज्य की राजधानी थी? तो जो अवंतीपुर थी वो अवंती की राजधानी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी अगर बात करें बाकी ऑप्शन की, तो ऑप्शन पहला पूछा जा रहा है कौशल। तो कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती। मगध, तो मगध की राजधानी थी राजगृह। और वज्जी, तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बक्सर का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो दोस्तों, जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 में। ये लड़ा गया था अंग्रेज और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के बीच में। ठीक है, जिसमें कि अंग्रेजों की विजय हुई थी। बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजों का सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सरस्वती नदी के किनारे स्थित माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो राखी गढ़ी स्थल है वो माना जाता है सरस्वती नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि किन के बीच हुई थी? तो जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो हुई थी 1765 में, और ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच में। ठीक है, तो इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की जो राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था है उसमें दखल देने का अवसर मिल गया था, और यहीं से माना जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन की असली नींव पड़ी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन को दी थी? तो ये उपाधि दी थी तानसेन को अकबर के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था? तो तुजुक ए बाबरी का जो फारसी में अनुवाद किया था वो किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है अकबर के टाइम पीरियड को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की गई? तो दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कलचुरी वंश के किस महान शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी कर्णदेव के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी जो इस वंश की स्थापना की थी वो की थी कोकल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर के षणमुगम शेट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बात करें गणतंत्र भारत का पहला बजट, तो वो किया था जॉन मथाई ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को नियंत्रित करता है। तो देखो, जो एफडीआई है उसको नियंत्रित करता है आरबीआई, और आरबीआई के साथ साथ जो उद्योग और आंतरिक व्यापार जो विभाग है डीपीआईआईटी नियंत्रित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का तात्पर्य किससे है। तो जो राजकोषीय घाटा है वो होता है कुल व्यय और कुल राजस्व में अंतर का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नियोजित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो नियोजित अर्थव्यवस्था होती है वो होती है जहां सरकार उत्पादन और संसाधनों का नियोजन करती है। ठीक है, उनके लिए कुछ नीति बनाती है और उनका नियोजन करती है। ठीक है, उसी अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के लिए कौन से 4 मापक होते हैं। तो दोस्तों, जो मनी सप्लाई है उसके लिए जो 4 मापक हैं वो हैं M1, M2, M3 और M4। ठीक है, अगर बात करें M1 की, तो M1 होता है करेंसी के साथ साथ जो डिमांड डिपॉजिट होता है और जो बाकी अन्य डिपॉजिट होते हैं वो M1 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात करें अगर M2 की, तो M2 में M1 प्लस सेविंग अकाउंट्स जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह, उसमें जो सेविंग अकाउंट्स वो सब चीज़ें M2 के अंदर आती हैं। M3 में M1 प्लस जो टर्म डिपॉजिट होते हैं जैसे FD वो आते हैं M3 के अंतर्गत, और M4 में M3 प्लस जो सभी पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट होते हैं वो सभी M4 में आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई। तो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो लागू की गई थी जनवरी 2016 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों, अगर बात करें ओपेक के बारे में, तो ओपेक का मुख्यालय जो है वो वियना में है, और इसका जो कार्य है वो है पेट्रोलियम उत्पादनों की कीमत तय करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा किस आधार पर तय होती है। तो यह तय होती है जो खाद्य और गैर खाद्य की ज़रूरत होती हैं उन पर जो न्यूनतम खर्च होता है उसके आधार पर यह तय की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम न्यूनतम उपभोग व्यय पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्याज दर में गिरावट का सबसे सीधा प्रभाव क्या होता है। तो दोस्तों, जब ब्याज दर में गिरावट होगी तो उसमें क्या होता है, मार्केट में निवेश बढ़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला बोला जा रहा है, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो मुद्रास्फीति लक्ष्य है वो निर्धारित किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, और इसको जो लक्ष्य तय करता है वो करता है आरबीआई। ठीक है, और जो लक्ष्य रहता है वो 2% से 6% के बीच में रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। तो जो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो स्थित है महाराष्ट्र में, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और हमें पूछा गया है कि सही कथन हमें चुनना है। ठीक है, तो पहला कथन है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि हमेशा बराबर होती है। तो ये बिल्कुल सही है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो उस टाइम दिन और रात बराबर होते हैं। उसके बाद अगला कथन है, भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार विषुव सीधा शीर्ष पर होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और अगला पूछा जा रहा है कि भूमध्य रेखा पर सौर समय और स्थानीय समय में कोई अंतर नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत है। जो सौर समय और स्थानीय समय है उसका अंतर जो है वो देशांतर पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर है पहला और दूसरा।
तो ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में झीलों की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वुल्केनिक लोनार झील, हिमानी रूपकुंड, लैगून वेबनाड, भूस्खलन, कोल्ड्रू झील। तो दोस्तों जो लोनार झील है वो वॉल्केनिक है। जो रूपकुंड है ये भी बिल्कुल सही है। वेबनाड झील ये भी लैगून झील, और कोलेरू झील जो है ये बिल्कुल गलत है। ये बनी है डेल्टा के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? तो दोस्तों जो यूरेनियम है झारखंड के जादूगोड़ा प्रमुख रूप से पाया जाता है, और एक है कि आंध्र प्रदेश यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। तो जो वर्तमान समय में अगर बोला जाए कि भारत का यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जो पाया गया है वो पाया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सी जलवायु आदर्श मानी जाती है? तो दोस्तों जो कॉफ़ी की खेती है उसके लिए आदर्श जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात और टॉर्नेडो में प्रमुख अंतर क्या है? तो जो चक्रवात होता है वो समुद्र से उत्पन्न होता है, और टॉर्नेडो जो है वो स्थल से उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि टॉप 50 क्वेश्चंस में से आपका कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो है लुसाने स्विट्जरलैंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वाडा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो जो डोपिंग एजेंसी है उसका मुख्यालय है कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1999 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पद्म पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किए गए थे? तो दोस्तों जो पद्म पुरस्कार भारत का जो दूसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है वो है पद्म पुरस्कार। ठीक है, पहले नंबर का है भारत रत्न, दूसरे नंबर पे आते हैं जो पद्म पुरस्कार है। ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री में। ठीक है, पद्म पुरस्कार जो आरंभ किया गया था वो किया गया था 1954 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस कारण प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडे के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत से जुड़ी है? तो जो अजमेर शरीफ दरगाह है वो संबंधित है मोइनुद्दीन चिश्ती से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जो ICAR का मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में कब जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम है वो पारित हुआ था 2013 में,
और 1 जनवरी 2014 को यह लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 110 है वो संबंधित है धन विधेयक से। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का संविधान संघीय विशेषता के बावजूद कठिन संघ क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इसमें क्योंकि इसमें राज्यों की पृथक संप्रभुता मान्य है। अगला ऑप्शन है क्योंकि यह राज्यों को संविधान में असहमति का अधिकार देता है। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि यह राज्यों की असहमति के बावजूद संसद को विभाजन करने की शक्ति देता है। इसमें राज्यों के लिए स्वतंत्र विदेश नीति का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर है क्योंकि यह राज्यों की असहमति के बावजूद संसद को विभाजन करने की शक्ति देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संसद को संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया का पालन करना होता है। इसमें राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों स्पेशल ध्यान रखना कि बात की जा रही है संविधान संशोधन की, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है वे संशोधन को अस्वीकार कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वे इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है वे केवल अनुमोदन कर सकते हैं, स्वीकार नहीं कर सकते। और चौथा ऑप्शन है वे अपनी इच्छा अनुसार संशोधन जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें संविधान संशोधन विधेयक की, तो उसमें जो राष्ट्रपति की भूमिका होती है वो होती है कि वो केवल अनुमोदन कर सकते हैं, अस्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुई, ठीक है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू हुई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इस संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया जिसमें कि पंचायत संबंधित अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक प्रावधान शामिल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लोकसभा में धन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों लोकसभा में जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा की थी? तो ये किया गया था सरकारिया आयोग द्वारा, ठीक है। और सरकारिया आयोग का गठन हुआ था 1983 में, जिसके के अध्यक्ष थे RS सरकारिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अंतरराज्यीय परिषद उल्लेखित है आर्टिकल 263 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनने में समस्या होती है? तो ये होती है विटामिन के की कमी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज कहाँ बनती है? तो एंटीबॉडीज बनती है रेड बोन मैरो में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लीवर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक संग्रहित रहता है? तो लीवर में सबसे अधिक मात्रा में जो विटामिन संग्रहित रहता है वो रहता है विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह ब्रेक काम करता है पास्कल के सिद्धांत पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो दोस्तों ये रहे आज के जीके जीएस के टॉप 50 एमसीक्यूज़। और दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना कि टॉप 50 में से आपके स्कोर कितने हुए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।